गुड इवनिंग, कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? आपका रासायनिक अभिक्रिया दर और दर नियतांक में अंतर पढ़ा था। साथ ही साथ आपको मैंने रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि और आणविकता के बारे में बताया था, कोटि के बारे में बताया था। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं आणविकता और कोटि में अंतर। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखेंगे, किसी अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर। ठीक है, तो अंतर लिखने के लिए एक तरफ आप क्या लिखेंगे? अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, दूसरी तरफ लिखेंगे अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, एक तरफ हो गई अभिक्रिया की कोटि, दूसरी तरफ अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, कोटि क्या होती है? दर नियम में अभिकारक के सांद्रण की घातांक के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है? अभिकारक के अणुओं की संख्या जो अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए आपस में टकराते हैं, उसे आणविकता कहते हैं। ठीक है, तो आणविकता क्या हो गई कि कितने अणु या आयन या परमाणु एक दूसरे से टकरा रहे हैं जिससे अभिक्रिया हो जाए, उसे क्या कहते हैं? आणविकता। जबकि दर नियम में जो अभिकारक के सांद्रण की घातांक होती है उनके योग को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, यह शून्य एवं भिन्न हो सकती है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है। ठीक है, यह सदैव पूर्णांक होती है। यह कभी भी शून्य या भिन्न नहीं हो सकती। ये शून्य या भिन्न हो सकती है और ये कभी भी शून्य या भिन्न नहीं हो सकती। ठीक है, तीसरा आता है, इसे प्रायोगिक रूप से ज्ञात किया जाता है। अभिक्रिया को देखकर इसके
इसके बारे में नहीं बताया जा सकता, नहीं बताया जा सकता। ठीक है। संतुलित अभिक्रिया से, संतुलित अभिक्रिया से, अभिक्रिया से इसे ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, आपके पास संतुलित अभिक्रिया है तो आप इसका मान ज्ञात कर सकते हो। अगला आता है, यह है संकुल एवं आधारभूत दोनों अभिक्रियाओं के लिए, दोनों अभिक्रियाओं के लिए, दोनों अभिक्रियाओं के लिए ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, संकुल अभिक्रिया के लिए भी किया जा सकता है और आधारभूत अभिक्रिया के लिए भी ज्ञात किया जा सकता है। यह केवल आधारभूत अभिक्रियाओं के लिए, अभिक्रियाओं के लिए ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, संकुल अभिक्रियाओं के लिए नहीं, संकुल अभिक्रियाओं के लिए नहीं, के लिए नहीं, के लिए नहीं। ठीक है, अगला आता है, यह अभिक्रिया की क्रियाविधि बताता है, क्रियाविधि बताता है, बताता है। ठीक है, यह अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में, क्रियाविधि के बारे में कुछ नहीं बताता, कुछ नहीं बताता। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है किसमें, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में। ठीक है, पहला तो उनकी परिभाषा हो जाती है कि भाई ये क्या होता है कि आपका क्या हो जाता है, दर नियम में जो अभिकारक के साधारण की जो घातांक होती है उनका योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। जबकि संतुलित अभिक्रिया में मतलब जो अभिकारक के अणु जो आपस में टकरा रहे हैं जिससे कि रासायनिक अभिक्रिया हो जाए उसको अपन क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि। इसका मान शून्य एवं भिन्न हो सकता है, इसका मान कभी भी शून्य एवं भिन्न नहीं होगा, सदैव एक पूर्णांक होगा। इसे केवल प्रायोगिक रूप से ज्ञात कर सकते हैं, इसको अभिक्रिया देखकर हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, इसको संतुलित अभिक्रिया से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ये दोनों के लिए होती है, संकुल अभिक्रिया के लिए भी होती है, आधारभूत अभिक्रिया के लिए भी होती है। जबकि ये केवल आधारभूत अभिक्रियाओं के लिए होती है, संकुल अभिक्रिया के लिए इसका मान नहीं निकाला जाता। ठीक है, ये क्रियाविधि को बताता है जबकि ये क्रियाविधि को नहीं बताता। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, अंतर हो जाते हैं किसमें, आपका अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर हो जाते हैं। ये बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जाता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया कोटि और आणविकता में अंतर लिखिए। ये इस तरह से बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रश्न आता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करने वाले हैं किसकी, समाकलित दर समीकरण की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, समाकलित दर समीकरण के लिए। ठीक है, किस किस की निकालेंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए निकालेंगे और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए निकालेंगे। ठीक है, और मैं दो तरीके से आपको ये निकालना बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि कैसे कैसे आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखेंगे समाकलित दर समीकरण, लेकिन किसके लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ लीजिए। शून्य कोटि की
अभिक्रिया ये क्या होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया ये क्या होती है, इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अभिक्रिया दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अभिक्रिया दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती, तो उनको क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए प्लेटिनम की उपस्थिति में अमोनिया का विघटन, ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ NH3 डिकम्पोज हो जाएगी किसकी प्रेजेंस में, प्लेटिनम की प्रेजेंस में, किसमें, N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 में। ठीक है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। इसकी जो दर होती है वो क्या होती है, K गुणित अमोनिया का सांद्रण की घात शून्य, यानी R बराबर K हो जाती है। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण ये निकालना है। ठीक है, इसको दो रूप से निकाल सकते हैं, एक x के पद में और एक a के पद में। तो दोनों अपन निकाल लेते हैं, पहले a के पद में निकाल लेते हैं। माना कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया, निम्न प्रकार से ली जाती है। ठीक है, आपने क्या किया, एक रिएक्टेंट लिया, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। ये आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। T बराबर 0 पे इसका जो सांद्रण है वो क्या हो गया, A 0 हो गया, और टाइम T पर इसका जो सांद्रण होगा वो A हो जाएगा। अभी A के पद में कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं दर नियम से, बाय रेट लॉ। ठीक है, दर नियम से क्या होगा उसके बाद अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, दर नियम से क्या होगा। ठीक है, तो दर नियम से ठीक है, क्या हो जाएगा, R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 0, तो R बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, किसके लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, जहां R बराबर क्या होता है, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा, K। तो यहां से डी कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर माइनस K dt। ठीक है, दोनों ओर समाकलन करने पर ठीक है, तो यहां पर ये क्या होगा, समाकलन हो जाएगा dA का, कहां से, A0 से
ए तक, मतलब आपका जो प्रारंभिक सांद्रण है वो a0 है और अंतिम सांद्रण मतलब t टाइम पर सांद्रण कितना है, a है। ठीक है, बराबर यहाँ पर समाकलन होगा k dt का, टाइम कितना होगा 0 से t। इसका जो समाकलन होगा वो सांद्रण ऑफ a ही हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां जाएगी, a0 से a तक। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस के बाहर आ जाएगा, dt का समाकलन t हो जाएगा 0 से t। अगर ऐसा नहीं करोगे तो पीछे c लेना पड़ेगा और c का मान आपको निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिमिट के साथ इसका क्या कर दिया, समाकलन कर दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A0। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के टी इन माइनस 0। तो यहां से अगर A का सांद्रण निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के टी प्लस A0, ये समाकलित दर समीकरण हो जाएगा एक तो। ठीक है, दूसरा ही हो जाएगा के टी बराबर क्या हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ A0 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A, के बराबर क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A0 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू 1/t। ये आपका एक और ये समीकरण हो जाएगा। अगर इस समीकरण के लिए ग्राफ बनाते हैं, इस समीकरण के लिए, ठीक है, ये हटा देता हूं। ठीक है, उधर ही ग्राफ बना दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका समाकलित दर समीकरण हो गया, किसके लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, बाद में बताऊंगा। पहले आप ग्राफ बना लो। अगर ग्राफ बना रहे हो किसके लिए, A के सांद्रण और T के साथ, तो वो इस तरह से आएगा। कहां पर काटा, ये A0 पर काटा। इसका जो स्लोप होगा यानी प्रवणता, प्रवणता जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, माइनस के बराबर हो जाएगी। तो ये आपका समाकलित दर समीकरण हो गया, किसके लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, क्या, A0 माइनस A को x बोल सकते हैं, तो x बराबर KT हो जाता है। क्या होता है, x बराबर KT। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी करके बता देता हूं। ठीक है, अब दूसरा तरीका, ठीक है, दूसरा तरीका मतलब कोई सा भी एक कर सकते हो बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब क्या होते हैं, कई स्कूल वाले ऐसे करवा देते हैं और कई स्कूल वाले दूसरे तरीके से करवा देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा करें। आप कोई सा भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको पता होना चाहिए कि A और X में क्या अंतर होता है। X उत्पाद का सांद्रण होता है और A आपका अभिकारक का सांद्रण होता है। ठीक है, तो अब अपन बात कर रहे हैं दूसरे पद में, तो अपन बात कर रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। दूसरा तरीके से मैं करवा रहा हूं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण आपको ये निकालना है। ठीक है, तो माना कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, माना कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार से ली जाती है। माना कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार से ली जाती है, तो A किस में परिवर्तित हो रहा है, B में। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया एट t बराबर 0, इसका सांद्रण A है, इसका सांद्रण 0 हो जाएगा। ठीक है, t टाइम पर ये क्या हो जाएगा, A माइनस x बचेगा और ये क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ठीक है, फिर दर नियम से, ठीक है, तो दर नियम से क्या हो जाएगा आपका R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 0। ठीक है, तो ये R बराबर क्या हो जाएगा, K, R बराबर क्या हो जाएगा dx बाय dt, R बराबर क्या हो जाएगा dx बाय dt। तो यहां से क्या हो जाएगा dx बाय dt बराबर क्या हो जाएगा K, तो यहां से dx बराबर
के डी टी। ठीक है, दोनों ओर समाकलन करने पर ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dx का समाकलन होगा, x का मान कहां से जा रहा है, 0 से x तक, यहां पर k dt का समाकलन होगा 0 से t तक। तो x का x लिमिट 0 से x, यहां पर k बाहर, dt का t लिमिट 0 से t। मैं लिमिट के साथ कर रहा हूं, कई लोग लिमिट के साथ ना करके कांस्टेंट के पद में करते हैं और बाद में कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 0 बराबर k इंटू टी माइनस 0। तो यहां से x बराबर के टी, ये भी आपका एक समाकलित दर समीकरण हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं, a में से इसको घटा देते हैं। ठीक है, तो a में से इसको घटाना, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स, यानी आपका t टाइम पर अभिकारक का सारण बराबर, इसको घटाएंगे तो ये माइनस का के टी प्लस ए हो जाएगा, ए में से इसको घटा दिया। इस समीकरण को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अगर ग्राफ बनाते हैं किसके बीच में, x का t के साथ, तो ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी, इसकी जो प्रवणता होगी, प्रवणता वो किसके बराबर हो जाएगी, के। दूसरा ग्राफ किसके साथ आ जाएगा, a माइनस एक्स का t के साथ, वो इस तरह से आएगा, कहां पर काटेगा a, इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, के माइनस के बराबर हो जाएगी। तो ये और पिछला समीकरण एक जैसा हो गया और ये नया समीकरण हो गया। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, समाकलन दर समीकरण निकाल सकते हो, किसके लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं अर्ध आयु काल। किसकी बात कर लेते हैं, अर्ध आयु काल क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगली हेडिंग लिखेंगे अर्ध आयु काल। ठीक है, अर्ध आयु काल क्या होता है, वह समय जिसमें अभिकारक का सांद्रण आधा हो जाता है या वह समय जिसमें आधा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है उसे अर्ध आयु काल कहते हैं। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं शून्य कोटि के लिए अर्ध आयु काल। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल दो तरीके से करेंगे। ठीक है, पहले आप मान लो, माना कि
एक शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार से ली जाती है। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार से ली जाती है। कुछ नहीं, ए परिवर्तित हो रहा है बी में। ठीक है, तो आपका ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, अब इसको दो तरीके से अपन कर सकते हैं। क्या, यहां पर मैं लिख देता हूं समाकलित दर समीकरण से। ठीक है, यहां पर भी समाकलित दर समीकरण से। कोई सा भी तरीका कर सकते हो, कोई सा एक करना है, दोनों नहीं करने। ठीक है, समाकलित दर समीकरण से क्या बोलता है यहाँ पर, कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर माइनस के टी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो। यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर के टी हो जाएगा। ठीक है, अब टी बराबर टी हाफ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो बाय टू। ठीक, टी बराबर टी हाफ पर x बराबर क्या हो जाएगा, a बाय टू। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, a बाय टू। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, जैसे k टी हाफ को इधर ले आऊंगा, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो a जीरो माइनस a जीरो बाय टू हो जाएगा। तो ये k टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, a जीरो ट्वाइस एलसीएम ले लिया माइनस a जीरो बाय टू। ठीक है, तो के टी हाफ बराबर कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो बाय टू, तो टी हाफ बराबर कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो बाय टू के। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बाय टू बराबर के टी हाफ बराबर ए बाय टू के। तो ये अर्ध आयुकाल हो गया। ठीक है, तो ये अर्ध आयुकाल का डेरिवेशन हो गया। यहां से कंक्लूजन यानी निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसके लिए जो अर्ध आयुकाल होता है वो प्रारंभिक सांद्रण के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन ये निकलेगा, निष्कर्ष। अतः शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रण के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, जो टी हाफ है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, ए जीरो के। तो अगर ग्राफ बनाओगे किसमें, टी हाफ और ए जीरो के साथ, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, सीधी रेखा आ जाएगी। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। इन दोनों में से कोई सा एक करना है, दोनों नहीं करने। ठीक है, स्कूल वाले क्या करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए मैंने दोनों करवाए हैं। जो भी आपकी इच्छा हो वो कर सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल दर नियतांक के व्युत क्रमानुपाती
व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आपका जो टी हाफ होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा के। ठीक है, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया की समाकलित दर समीकरण हो गया और उसके लिए अर्ध आयुकाल हो गया। इसके मैंने दोनों तरीके बता दिए, किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, उसका दर समीकरण, उसके लिए समाकलित दर समीकरण। तो अभी पहले बात कर लेते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है, समाकलित दर समीकरण की बात बाद में करेंगे। ठीक है, तो पहले आप हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग क्या आएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, आपकी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया दर अभिकारक के सांद्रण के अनुक्रमानुपाती होती है उसे प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया दर क्या होता है, अभिकारक के सांद्रण के अनुक्रमानुपाती होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन। ठीक है, ये आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। ट्वाइस ऑफ H2O टूट के क्या बनाता है, ट्वाइस ऑफ H2O प्लस O2 बनाता है। तो इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया दर होती है, दर नियम से क्या आता है, R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। ये आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई। अब अपन बात कर लेते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण। इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका मैं आज बता देता हूं, एक तरीका अपन कल देखेंगे। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखेंगे आप, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण। ठीक है, माना कि प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दिया जाता है। ठीक है, तो अभिक्रिया क्या हो गई, A परिवर्तित हो रहा है किसमें, B में। ठीक है, तो दर समीकरण से आपका R बराबर, ठीक है, R अनुक्रमानुपाती हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A की, तो R बराबर
क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ A, जहां R बराबर माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ A बटे dt होता है। ये आपका दर समीकरण से हो गया। ठीक है, अब इसको हटा देता हूं, समाकलित दर समीकरण निकालना है आपको। ठीक है, इसको हटा देता हूं। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, R की जगह ये मान रख दो, माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ A बटे dt बराबर k टाइम्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, इसको इधर ले आओ तो d कंसेंट्रेशन ऑफ A बटे कंसेंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, यानी A का साधारण बराबर माइनस उधर जाएगा k dt। ठीक है, दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन कर दो। यहां पर समाकलन होगा d साधारण A बटे साधारण A, लिमिट कहां से, A0 से A तक, प्रारंभिक साधारण से दिए गए साधारण, माइनस k dt का समाकलन 0 से t तक। ठीक है, अब इसको भी हटा देता हूं। ठीक है, इसका समाकलन करेंगे तो ये आपका नेचुरल लॉग आ जाएगा। तो नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A, लिमिट वही हो जाएगी कहां से, A0 से A तक बराबर माइनस k dt का t हो जाएगा 0 से t हो जाएगा। यहां पर आएगा नेचुरल लॉग A माइनस नेचुरल लॉग A0 बराबर माइनस k t। ठीक है, तो यहां से इसको, ये तो अपने आप में ऐसा भी हो सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग A बराबर माइनस k t प्लस नेचुरल लॉग A0। ठीक है, एक समाकलित दर समीकरण तो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा लॉग 2.303 का गुणा करना पड़ता है। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर 2.303 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A0। ये बाद में आएगा, पहले माइनस के टी लिख लो, तो माइनस के टी प्लस 2.303 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A0। ठीक है, तो 2.303 से डिवाइड कर देता हूं, तो लॉग A माइनस के टी बराबर माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग A0। ये आपका एक और समाकलित दर समीकरण ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ। ठीक है, तो कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, KT बराबर नेचुरल लॉग A0 माइनस नेचुरल लॉग A। ठीक है, ये भी आपका समाकलित दर समीकरण हो जाएगा। या KT बराबर 2.303 नेचुरल लॉग, ऐसे लॉग A0 माइनस लॉग A। ठीक है, तो KT बराबर 2.303 लॉग A0 बटे A, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, ये भी आपका समाकलित दर समीकरण हो जाएगा। t को अपॉन में भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो t बराबर 2.303 k या k बराबर 2.303 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। ये भी आपका समाकलित दर समीकरण हो जाएगा। दूसरा यहां पर ये जो था, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A0 बराबर माइनस के टी। एंटी लॉग ले लो, टेकिंग एंटी लॉग, प्रति लघु गुणक लेने पर, प्रति लघु
लघु गुणक लेने पर। ठीक है, ये सारे समीकरण हैं जो यूज होते हैं लघु गुणक लेने पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कुछ नहीं, ये हो जाएगा साधारण a अपॉन साधारण a0 बराबर e⁻⁻kt। तो साधारण a बराबर क्या हो जाएगा, साधारण a0 e⁻⁻kt। ठीक है, ये आपका साधारण का ये समाकलित दर समीकरण, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो अब ग्राफ आते हैं, कई सारे ग्राफ आपके पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर पहला ग्राफ आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग a का t के साथ, तो वो इस तरह से आएगा। यहाँ पर कहां पर काटेगा, नेचुरल लॉग a0 पर काटेगा। इसकी प्रवणता किसके बराबर हो जाएगी, -t के साथ। एक ग्राफ ऐसा हो जाएगा। दूसरा ग्राफ ये हो जाएगा लॉग a का, ठीक है, किसके साथ, t के साथ। तो ये भी ऐसा ही आएगा, लॉग a0 पर काटेगा। इसकी जो प्रवणता होगी वो क्या हो जाएगी, -k/2.303। ठीक है, ये हो जाएगी। और एक और ग्राफ आपका आएगा, कौन सा, एक और आपका ग्राफ आ जाएगा, कौन सा, a के साधारण का t के साथ। तो वो इस तरह से आएगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो जाएगा, इसकी प्रवणता नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका समाकलित दर समीकरण हो गया। उसके अलग अलग रूप हो गए, इनमें से किसी पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं, वो अपन कल देखेंगे। तो इतना आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ये आपको आना ही चाहिए, क्योंकि बोर्ड में आपको आज जो मैंने पढ़ा उनमें से एक क्वेश्चन 110% पूछा जाने वाला है। तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे, अगर कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।